इसके बाद प्रश्न नंबर 3 की बात करेंगे। प्रश्न नंबर 3 में क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। देखिए इन सभी के पहले का हम 12 है 2 से करेंगे, 6 आ गया 2 से करेंगे, 3 आ गया 3 को करेंगे 1 आया। अब हम करेंगे 15 को, 15 3 से जाएगा 3 पंजे 15, 5 एकम 5। अब 21 को करेंगे 3 से करेंगे 7, 7 एकम 7। अब हमें सबसे पहले 12 के गुणनखंड लिखने हैं 2 गुणा में 2 गुणा में 3। अब हमें लिखने हैं 21 के, तो हमें ये ध्यान रखना 3 यहाँ पे लिखेंगे 5 यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 लिख देंगे। और यहाँ पे ये जो है ये हमने 21 वैसे लिख दिया, यहाँ पे 15 के गुणनखंड है। फिर यहाँ पे 21 के गुणनखंड 3 गुणा में 7 गुणा में 1। अब हम इसमें देखेंगे एचसीएफ क्या होगा। अब जो कॉमन होगा भाई वो एचसीएफ होगा। एचसीएफ कौन है, एचसीएफ आपका 3 है, और एलसीएम आपका कौन है, एलसीएम कौन है 2 गुणा में 2 गुणा में 5 गुणा में 7 और गुणा में 3। देखिए 7 21, 21 पंजे 105, दूनी 210 और ये 420। तो आपका एचसीएफ 3 और एलसीएम 420। इसके बाद पार्ट नंबर 2 देखते हैं। पार्ट नंबर 2 क्या है, 17। ये तो 17 ही एक पे ही। फिर आपका 23, ये भी 23 से, क्यों अभाज्य संख्या है भाई ये, और ये 29, तो ये 29 एक पे। तो हमें इनके 17 तो कैसे लिखोगे, 17 गुणा में 1, 23 है तो 23 गुणा में 1, और 29 है तो 29 गुणा में 1। अब हम जब कॉमन की बात करेंगे तो एक ही कॉमन है, जिसमें कोई कॉमन नहीं होता उसमें 1 लिखेंगे और 1 एचसीएफ हो जाएगा। और एलसीएम की हम बात करें 17 गुणा 23 गुणा में 29, तो आंसर कितना आएगा। यहाँ पे देखिए 17 गुणा में 23 करते, सबसे पहले 23 गुणा में 17 करते, 17 थी 51, 5 17 दूनी 34, 5 39। अब हम करते हैं 29 से, 9 एकम 9, 9 निम 81, 8 और 9 ते 27 और 8 35 गुणा में 2 2 निम 18, कैरी 1 2 ते 6 और 1 7, तो 9। और यहाँ पे आया 3 3 और 11, तो यहाँ पे आंसर होगा 11 33 9। अब हम बात करते हैं तीसरे सम की। तीसरा जो सम है पार्ट नंबर जो 3 है, पहले तो 8 दे रखा है, 8 के आप फैक्टराइजेशन कर लोगे, अभाज्य गुणनखंड करोगे। फिर करना है 9 के 3 3 9, फिर आपने करने हैं 25 के। अब 8 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, 9 के लिखेंगे, कॉमन तो आई नहीं, 25 के लिखेंगे। तो इसका कॉमन कैसे लेंगे, यहां पे देखिए, तो यहां पे एचसीएफ होगा 1 और एलसीएम क्या आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 5। देखिए भाई 25 25 ते 75, 75 दूनी 150, 150 450, 450 900 और ये 1800। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 1800। इसके बाद प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 4 कह रहा है एचसीएफ बराबर 9। एचसीएफ बराबर कितना दे दिया भाई 9, 306 और 657 का। तो पहली संख्या कितनी है, पहली संख्या कितनी है आपकी है 306, दूसरी संख्या कितनी है, दूसरी संख्या 657 है भाई। अब ये कह रहा है एलसीएम ज्ञात कीजिए, तो यहां पे देखिए पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या
बराबर में HCF गुणा में एलसीएम। देखिए पहली संख्या है 306, दूसरी संख्या है 657 और HCF आपको पता है 9 है और एलसीएम आपको निकालना है। अब मैं क्या कर रहा हूं, एलसीएम अपने पास रख रहा हूं, 9 को इनके पास ले जाता हूं। 306 657 बटे में 9, देखिए 9 से ये कट रहा है, 9 तिया 27 और 9 चौक 36। यहाँ पे देखिए 34 गुणा में 657 एलसीएम, और एलसीएम की वैल्यू जब हम इनकी गुणा करेंगे तो 22 33 8 आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त होती है। ये कहना चाह रहा है क्या किसी की पावर n होने पर, यदि 6 की पावर n होने पर क्या उसकी संख्या 6 0 पर समाप्त हो जाएगी। अब यहां पे देखना, आपको पता है 6n का मतलब क्या है, 6n का मतलब है इसका यदि हम अभाज्य गुणनखंड करें, 6n का अभाज्य गुणनखंड करके देखेंगे भाई, इसके टुकड़े करके देखेंगे, क्योंकि 0 पर समाप्त वो संख्या होती है जिसके फैक्टर 2 और 5 हो। अब यहां पे देखिए 2 गुणा में 3, इसकी पावर n, इसके टुकड़े कितने हो गए 2 और 3। देखिए यहां पर क्योंकि प्राकृतिक संख्या, कोई भी प्राकृतिक संख्या जो 0 पर समाप्त, जो 0 पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड दो गुणा में 5, यानी कि जब कोई भी संख्या 0 पे समाप्त होगी तो 0 वाली जैसे 10 होती है तो 10 के गुणनखंड 2 गुणा में 5 होते हैं। लेकिन 6n के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 5 n नहीं है, अतः यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। मैंने मेन रीजन, यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, ये मैंने आपको बता दिया। कहने का मतलब ये था भाई कि ये कहना चाह रहा था, यदि आपके पास कोई भी प्राकृत संख्या और उसकी पावर n है, क्या वो उसका अंतिम यानी इकाई का अंक 0 होगा, क्या वो 0 पर समाप्त होगी? नहीं होगी, क्योंकि 0 पे समाप्त वो संख्या होती है जिसके गुणनखंड 2 और 5 होते हैं। लेकिन हमारे पास 6 के गुणनखंड कितने हैं? 2 और 3, इसलिए ये संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। प्रश्न नंबर 6 देखिए, ये कह रहा है व्याख्या कीजिए 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस में 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस में 5 भाज्य संख्या क्यों है? ये कह रहा है क्या ये भाज्य संख्या है या नहीं है। अब सबसे पहले देखिए 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस में 13 दे रखा है, और इधर देखिए 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस में 5 दे रखा है। अब इसमें देखिए इस संख्या में और इस संख्या में, और ऐसे ही इस संख्या में, इस संख्या में और इस संख्या में कॉमन कौन है? देखिए कॉमन यहां पे कितना है? 13, तो ये हो गया 17। ये क्या हो गया भाई?
7 गुणा 11 गुणा 1, ठीक है, प्लस में 1, ये कितना आ जाएगा 13। मैंने कॉमन लिया तो 13 से ये भाग हो गया तो ये बच गया 7 और 11, और 13 से भाग हो गया तो ये बच गया 1। और इसी तरह मैं यहाँ पे, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी इसमें भी 5 है, तो 5 कॉमन ले रहा हूं। 7 गुणा 6 गुणा 4, देखिए यहाँ पे कितना जो 1, तो 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस में 5। 5 नहीं, सॉरी भाई, 5 भी तो हमने कॉमन लिया है, तो यहां पे आ जाएगा 1। अब देखिए 13 ब्रैकेट 7 गुणा में 11 77 प्लस 1, तो 13 गुणा में 78। अब यहां देखिए 5, अब ये देखिए 7 6 42, और 42 की 4 से ये देखो 2 3 6 और 6 चौक 24, और 24 गुणा में 42 कीजिए, 24 गुणा में 42, ये 48 हो गया 2 से, और ये 96 हो गया 8, 10 की 0, ये हो गया 1008। कितना हो गया भाई 1008 प्लस में 1, 5 गुणा में 1009। अब मैं यहां पे बात करता हूं कि यह भाज्य संख्या है भाई, यह भाज्य संख्या है। क्यों भाज्य संख्या है? क्योंकि कोई भी अभाज्य संख्या होने पर उसके गुणनखंड एक व स्वयं वह संख्या होती है। लेकिन 13 गुणा में 78 एवं 5 गुणा 1009 के अन्य गुणनखंड भी है। अतः यह संख्या भाज्य संख्या है। समझ में आ गया? सबसे पहले क्या करेंगे, हम कॉमन लेंगे। कॉमन लेने के बाद उनमें ये आ जाएगा 13 गुणा में 78। देखिए 13 और 78 के, अब इनको जब गुणा कर लेंगे हम, तो इनके एक को छोड़कर और भी गुणनखंड है, इसलिए ये भाज्य है। और यदि इनके कोई भी गुणनखंड नहीं होते तो ये अभाज्य होती। प्रश्न नंबर 7 देखिए, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है भाई, और इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट लेती है। सोनिया 18 मिनट लेती है, और जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि 12 मिनट लेता है। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना आरंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो वे कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो वो कम से कम समय में मिलेंगे भाई। और कम से कम के लिए मैंने बताया था, वहां पे हम एलसीएम निकालते हैं 18 का और 12 का। 18 2 से 9, 3 3 एकम 3, 2 से 6, 2 से 3, 3 एकम 3। अब 18 के गुणनखंड लिखिए 2 गुणा में 3 गुणा में 3, और यहां पे 12 के गुणनखंड लिखिए 2 गुणा में 3 गुणा में 2। अब यहां पे देखिए भाई, कॉमन लेंगे, जब हम कॉमन लेंगे, ये कॉमन है और ये कॉमन है, तो हमें सिर्फ क्या निकालना है? हमें निकालना है एलसीएम। एलसीएम क्या होगा? 3 गुणा 2 जो बाहर है, और जो कॉमन लिया उनमें से एक एक, तो ये आ जाएगा आपका 36। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 3 36।